द कश्मीर फाइल्स मूवी की स्टार्टिंग होती है दो बच्चों से जिनका नाम शिवा और अब्दुल है। वो आपस में क्रिकेट खेल रहे होते हैं और रेडियो में सचिन तेंदुलकर का मैच आ रहा होता है। तभी वहाँ पर उनमें से एक बच्चा शिवा सचिन का ज़ोर ज़ोर से नाम बुलाने लगता है, तो वहाँ पर खड़ा आतंकवादी उसका नाम सुनते ही नाराज़ हो जाता है और कहता है कि यहाँ सचिन नहीं चलता है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, और फिर उन बच्चों को मारने लगता है। जहाँ पर अब्दुल पाकिस्तानियों के आंखों में बर्फ झोंक करके अपने दोस्त शिवा को बचा ले जाता है और फिर वो दोनों कहीं जाकर के छुप जाते हैं। अब यहाँ एक महिला आती है अपनी बेटी के साथ, जो कि उसकी बेटी का इलाज कराना चाहती है क्योंकि उसकी बेटी की तबीयत काफ़ी ख़राब होती है। एक पुलिस वाला उसे लेकर के किनारे पर बैठता है, जहाँ पर वो पूछता है कि तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो, अभी कश्मीर की हालत इतनी नाजुक है फिर भी अपनी जान खतरे में क्यों डाल रही हो। जिस पर वो औरत उसे सारा किस्सा बताती है कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है। तभी वहाँ पर एक आतंकवादी आ जाता है और वो पुलिस वाले के कनपट्टी पे गोली मार देता है, जिससे पुलिस वाला मर जाता है। और फिर वो उस औरत से कहता है कि अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दे, ये बड़ी जवान है और तुझे भी अगर मेरे साथ निकाह करना है तो तू मेरे साथ निकाह कर ले। जिस पर वो उसकी बात को सुन करके थूक देती है और कहती है कि तेरे जैसे जल्लाद से बढ़िया तो मर ही जाना बेहतर है। और जिस पर वो उसके कनपट्टी पे गोली मार के उसे भी मार डालता है। अब इधर हम दो लोगों को देखते हैं जो कि शिवा के माता पिता रहते हैं। इनमें से एक का नाम शारदा जो कि उसकी माँ रहती है, और दूसरा पुष्कर नाथ का बेटा होता है। पुष्कर नाथ एक प्रोफेसर होते हैं जो कि कश्मीर के विद्यालयों में पढ़ाया करते थे। वो अपने बेटे शिवा को लेकर काफ़ी चिंता में है और अपने पड़ोसी से पूछते हैं कि मेरा बेटा तुम्हारे बेटे अब्दुल के साथ बाहर गया था, अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया। जिस पर पड़ोसी कहता है कि शिवा जब वापस आ जाए तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी अपना घर छोड़कर बाहर चले जाएं, क्योंकि अभी हालत बहुत नाजुक है और किसी भी वक्त आतंकवादी आ करके आपको मार सकते हैं। अब इधर हम यही पुष्कर नाथ को देखते हैं जो कि हर साल महाशिवरात्रि के दिन शंकर जी बना करते थे और उनका प्ले खेला करते थे। जहाँ पर हम देखते हैं कि शारदा के घर पर आतंकवादी आ चुके हैं। शारदा अपने पति से कहती है कि तुम जा करके गेहूं वाली ड्रम में छुप जाओ, नहीं तो अगर आतंकवादी आ जाएंगे तो तुम मारे जाओगे। जिस पर वो ड्रम के अंदर घुस जाता है और तभी वहाँ पर एक आतंकवादी जिसका नाम फारूक मलिक बिट्टा होता है वो पहुँच जाता है और फिर वो ड्रम के पास ही गोली चलाने लगता है, जिस पर जो शारदा का पति रहता है वो मर जाता है। अब इधर वहाँ पे पुष्कर नाथ भी आ जाता है। पुष्कर नाथ उसको बचपन में पढ़ाया होता है, इसलिए फारूक मलिक बिट्टा से कहता है कि मैंने तुझे पढ़ाया है और तू मेरे साथ ये कैसा कर रहा है। जिस पर फारूक मलिक बिट्टा कहता है कि अब मैं यहाँ का लीडर हूँ, इसलिए मुझे लीडर बोलो, मैं तुम्हारा पढ़ाया हुआ कोई शिष्य नहीं हूँ। जिसके बाद वो उसकी पत्नी शारदा की तरफ देखता है और शारदा से कहता है कि तू अपने बच्चे की अगर जान बचाना चाहती है तो खून से सने हुए अपने पति के इस गेहूं को अपने मुंह पे चबा, नहीं तो मैं तेरे बेटे को भी मार दूंगा। जिस पर अब नेक्स्ट सीन आता है प्रेजेंट का, जहां पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है ब्रह्मदत्त। वो काफ़ी दुखी हुई है क्योंकि उसने अखबार में फिर से एक बार पढ़ा कि 8 सिविलियन को कश्मीर के आतंकवादियों ने मार दिया, और वो एक साथ सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह जमा कर रहा है जहाँ पर कितने लोग मारे गए हैं, इन सभी चीज़ों का वर्णन है। अब इधर हम देखते हैं कि तीन लोग उसके घर पे पहुंच जाते हैं। ये तीनों चारों लोग एक स्पेशल काम के लिए यहाँ पे आए थे, क्योंकि अब ये प्रेजेंट का समय है जहाँ पर पुष्कर नाथ की जो अस्थियां हैं वो आने वाली हैं, और पुष्कर नाथ की अंतिम इच्छा थी कि मेरी अस्थियों को जब बहाया जाए तो उसमें मेरे पुराने सभी दोस्त शामिल हों। जहाँ पर वो सभी उसके अस्थियों को बहाने के लिए उसके घर पे पहुंच जाते हैं और इधर वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि कोई भी कश्मीर को लेकर के उसके नाती कृष्णा से बात नहीं करेगा। कृष्णा अपने दादाजी पुष्करनाथ की अस्थियां लेकर के वहां पहुंच जाता है, जहां पर कृष्णा को हम देखते हैं कि जब उससे कश्मीर के बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है कि मैं कश्मीर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। और इधर हम देखते हैं कि कृष्णा जो कि जेएनयू में पढ़ता था, वहाँ पे राधिका मेनन नाम की एक प्रोफेसर थी जो कि लोगों को भड़का रही होती है कि कभी भी कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, कश्मीर को इलीगली ऑक्यूपाइड किया गया है, कश्मीर भारत का था ही नहीं, वहाँ के लोगों को मारा जा रहा है, वहाँ की आवाज़ दबाई जा रही है, हम लोग कश्मीर का हिस्सा नहीं, हम लोग भारत का हिस्सा नहीं है, फिर भी हमें परेशान किया जा रहा है। इसलिए अगर हम छात्र एक साथ अगर कश्मीर के लिए नहीं खड़े होंगे तो बाकी और कौन खड़ा होगा। जहाँ पर हम कृष्णा को देखते हैं कि कृष्णा भी बीच में आ जाता है और वो कहता है कि मैडम आपने सब चीज़ तो बताया, लेकिन आपने ये भी नहीं बताया कि वहाँ पर कितने हिंदू मारे गए थे। करीब 7
हजार लोग वहाँ पे रातों रात मार दिए गए थे, लेकिन आपने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, जिसको सब कोई डांट करके सभी बच्चे शांत कराने लगते हैं। तो राधिका मेनन उसे अपने साथ ले जाती है और वो कहती है कि देखो, ये सब सरकारी आंकड़ा है जो कि हमेशा झूठा होता है, और वहाँ पर केवल 219 लोग मारे गए थे, इसलिए तुम इसके बारे में मत सोचो। तुमने जो भी चीज़ सुना है वो सभी बेकार हैं। और वो अपने जाल में उसे फंसाने में सफल हो जाती है और उसे ऐसी ऐसी कहानियाँ बना कर बताती है जिसे वो बिल्कुल विश्वास कर लेता है। अब इधर हम देखते हैं कि प्रेजेंट में ब्रह्मदत्त की वाइफ एक खाना बनाती है और वो खाना उसे देती रहती है, और इधर एक प्रसिद्ध बात होती है कि जो कोई नन्नू को नहीं पहचानता है, जो कि एक भोजन का नाम है, तो वो कश्मीर को नहीं पहचानता। अब सीन पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो बेटी है उसे किडनैप कर लिया गया है, और पूरी तरह से अब भारत सरकार आतंकवादियों की बात मानने के लिए राजी हो रही है। जिसके बाद पुष्कर नाथ पहुंच जाता है ब्रह्मदत्त के पास, और ब्रह्मदत्त से बोलता है कि आतंकवादियों ने मेरे बेटे को हिट लिस्ट में शामिल किया है, अब उससे मेरी बचाव कैसे ही होगी। जिस पर ब्रह्मदत्त उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को बचाऊंगा, और वो कहता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ने भी जाऊंगा। जहाँ पर ब्रह्मदत्त पुष्करनाथ को ले जाता है, जहाँ पर पुष्करनाथ सब्जी खरीदने जाता है और उसे भारतीय पैसा देता है, जहाँ पर जो सब्जी वाला रहता है वो उसे पाकिस्तानी पैसा वापस करता है। तो ब्रह्मदत्त उससे पूछता है कि पाकिस्तानी पैसा क्यों दे रहा है, तो वो कहता है कि अब ये हिस्सा पाकिस्तान का है, भारत के हिस्सा नहीं है, तो तुम लोगों को पाकिस्तान के पैसे की आदत डाल लेनी चाहिए। जिस पर वो ब्रह्मदत्त उसे पुलिस वालों से पकड़वा लेता है और कहता है कि इसे जाकर के जेल में बंद कर दो। अब ब्रह्मदत्त अपनी गाड़ी से जा रहा होता है, तभी एक बच्चा आता है और वो कहता है कि हलीब गलीब, इसका मतलब ये रहता है कि या तो कन्वर्ट हो, या फिर मर जाओ, या फिर भाग जाओ। ये सभी चीज़ें हिंदुओं के लिए होती है। जहाँ पर काफ़ी औरतें एक दूसरे से झगड़ा कर रही होती हैं, तो वहाँ पर आईएएस ब्रह्मदत्त गाड़ी को रोकते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि यहाँ लड़ाई झगड़ा क्यों कर रही हो। तो उसमें हिंदू महिला बताती है कि साहब, हम लोग जब भी अनाज लेने जाते हैं तो मुस्लिम महिलाएं सबसे पहले आगे आ जाती हैं, और वो हमारे हिस्से का भी अनाज लेकर के बाहर या तो फेंक देती हैं या उसे जला देती हैं, और हमारे तक नहीं पहुंचाती, क्योंकि उनका मानना है कि हिंदू कश्मीर में नहीं रह सकते और कश्मीर में केवल मुसलमानों की ही जगह है, इसलिए आपके अलावा हमारी मदद और कौन कर सकता है, आप कुछ कीजिए। जिस पर वो उसके सर पे हाथ रख करके फिर वहाँ से चला जाता है। अब इधर हम देखते हैं पुष्कर नाथ को, जो कि सभी चारों लोग, पुष्कर नाथ और उसके तीनों मित्र आपस में ताश खेल रहे होते हैं, जहाँ पर वो देश की हालत के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। तभी पुष्कर नाथ की बहू शारदा पहुंच जाती है, जो कि कहती है कि सीएम को तो केवल बॉलीवुड वाली लड़कियों को घुमाने के अलावा और कोई काम नहीं बचा है। अब इधर हम देखते हैं कि जो ब्रह्मदत्त है वो अपने घर के बाहर निकल रहा होता है, जहाँ पर भारत का तिरंगा झंडा रहता है, और वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर से एक छोटी सी बच्ची से मिलते हैं, वो उसे गुलाब देते हैं, जिस पर वो बच्ची खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर आतंकवादी आ जाते हैं और सारे पुलिसकर्मियों को जान से मार देते हैं, और भारत का झंडा बाहर फेंक करके पाकिस्तान का झंडा लगा देते हैं। इधर हम देखते हैं कि ये जो ब्रह्मदत्त है वो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला से मिलने जाता है, जहां पर वो सभी हालत के बारे में चर्चा करता है और कहता है कि सर, मुझे डिफेंस चाहिए, इस तरह हम अपना काम नहीं चला सकते हैं। यहाँ पर हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन आप और सरकार हमारी बातों को कुछ नहीं सुन रही है। जिस पर फारूक अब्दुल्ला हिंदुओं की बात न सुन करके वो टेररिस्ट के ही तरफ अपना सपोर्ट दिखाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से उसे सस्पेंड भी कर देते हैं कि ब्रह्मदत्त, मुझे लगता है कि तुम थक गए हो, इसलिए तुम्हें सस्पेंड मैं करता हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पर एक आतंकवादी भी आया रहता है, जो ब्रह्मदत्त को अपनी गोली का निशाना बनाना चाहता था, और ब्रह्मदत्त भी अपने साथ में खड़े डीजीपी हरि नारायण की गोली की तरफ देख रहा होता है। अब इधर प्रेजेंट में सीन आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो राधिका मेनन प्रोफेसर है वो फिर से उसका दिमाग डाइवर्ट कर रही हैं कि तुम कश्मीर का हिस्सा हो और कश्मीर के लिए तुम्हें बातचीत करनी चाहिए, तुम्हें उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना चाहिए, तुम्हें कश्मीर के खिलाफ लड़ना चाहिए। जिस पर ये सभी चीज़ें सुन कर के वो उसके बातों में फंस जाता है, और कश्मीर की आज़ादी के लिए वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये सभी जब कृष्णा के दादाजी पुष्कर नाथ सुनते हैं तो काफ़ी नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि जिस कश्मीर से हमें रातों रात बेइज्जत करके बाहर निकाला गया, तो उस कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानता है। तेरी भी बातें अलगाववादियों की ही तरह है, तेरे वजह से ही
ये भारत एकजुट नहीं हो पा रहा, तू भ्रष्टाचारी है। जिसके बाद वो अपने दादाजी से कहने लगता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं कश्मीर को आज़ाद करवा करके ही मानूंगा। तो उसके दादा नाराज हो जाते हैं और फिर वो अचानक से काफ़ी परेशान भी दिखते हैं क्योंकि उन्हें स्ट्रेस घेर लेता है। जिसके बाद वो अपने दादाजी को रोकता है। अब यहाँ प्रेजेंट में सीन आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हरि नारायण उसके साथ ब्रह्मदत्त सब अपने साथियों की स्पेशल वाइन का इंतजाम रखे रहता है, जहाँ पर वो सभी को वाइन पिलाता है। और इधर कृष्णा पहुँच जाता है ब्रह्मदत्त की वाइफ के साथ, जहाँ पर वो अपने फैमिली की फ़ोटो देख लेना चाहता है। और वहाँ पर वो देखता है अपने माता पिता को और साथ में अपने दादाजी को। जहाँ पर जो कृष्णा रहता है उसकी बातचीत होने लगती है ब्रह्मदत्त से, और ब्रह्मदत्त से कहता है कि कश्मीर को आज़ाद कराना ही मेरा लक्ष्य है, और आप लोग जो भी किस्सा बना रहे हैं वो सब झूठ है। क्योंकि जब भी किसी लड़के को ज़बरदस्ती गाड़ियों में बैठा करके उन्हें इधर उधर घुमाया जाएगा, उनके ऊपर ढेर सारे रेप केस डाला जाएगा, तो वो अगर क्रांतिकारी नहीं बनेगा, लोगों की जान नहीं लेगा, तो और क्या करेगा। जिस पर उसकी माइंडसेट को सुन करके ब्रह्मदत्त काफ़ी नाराज़ होता है और ब्रह्मदत्त उसे उसके माता पिता के मरने की सच्चाई बता देता है। तो वो काफ़ी रोने धोने लगता है और साथ ही साथ वो ब्रह्मदत्त की वाइफ से हाथ जोड़ के अपील करता है कि आप मुझे सच बता दें कि मेरी माँ मर गई है, कि उसे किसी मुसलमान ने ज़बरदस्ती शादी कर करके अपने साथ पाकिस्तान ले गया है। जिसके बाद हम पुराने समय को देखते हैं जहाँ पर जब मलिक फारूक बिट्टा जब पहुंचा था, तो वो उसे उसके पति के खून से सना हुआ गेहूं देने को खाने कहता है, तो वो बेचारी गेहूं खा लेती है। जिसके बाद वो अपने पुराने टीचर से कहता है कि आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम्हारे बच्चे को भी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तुमने मुझे पढ़ाया था, नहीं तो मैं आज तेरी बहू से शादी कर लेता और इसे अपनी रानी बनाता। जिसके बाद वो उसे छोड़ देता है। और इधर जो पुष्कर नाथ रहता है वो फ़ोन करता है डॉक्टर के पास, जहाँ पर वो डॉक्टर से बोलता है कि मेरे बेटे की हालत बहुत ख़राब है और उसे जल्दी से जल्दी इमरजेंसी में ले जा करके किसी तरह से ठीक करो। तो डॉक्टर कहता है कि यहाँ अस्पताल की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम अपने बेटे के शरीर पे पट्टी लगा दो। तो वो कहता है कि सारे शरीर पे पट्टी मैं कैसे लगा सकता हूँ, हर जगह से ही तो खून बह रहा है। इधर अस्पताल में एक आतंकवादी पहुँच जाता है जिसका दोस्त जख्मी होता है और उसे ओ निगेटिव ब्लड की ज़रूरत होती है। जहाँ पर वो लोगों को गोली मारने लगता है, तो एक आदमी उनमें से रुक के कहता है कि मेरा ओ निगेटिव ब्लड है, मेरा खून ले लो। जिसके बाद वो उसका खून चढ़ा देता है। तो आतंकवादी वहाँ पे बेड पे चढ़ जाता है और वो कहता है कि आज से जितने भी गैर मुसलमान हैं वो कश्मीर में नहीं रहेंगे, और अगर कोई रहेगा तो या तो वो कन्वर्ट हो जाए या फिर भाग जाए या फिर मर जाए। और फिर वो उस लड़के को जो कि खून दे रहा था उसको भी मार डालता है, और वो उसका पूरा खून शरीर से निकल जाने के बाद वो लड़का बेचारा मर जाता है। अब इधर हम देखते हैं जहाँ पर पुष्कर नाथ फ़ोन करता है आईएएस के पास, और फिर वो उससे मांग करता है कि हमें स्पेशल सिक्योरिटी दे दो, क्योंकि हम लोग आज कश्मीर छोड़ के जाने वाले हैं, नहीं तो हमारे सारे बच्चे बहू सब मारे जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी अलगाववादी सोच के लोग हैं उन सभी ने कश्मीर पर अधिकार करने की पूरी तरह से ठान ली है। जिसके बाद वो ब्रह्मदत्त फ़ोन करता है होम मिनिस्टर के पास और उनसे मदद मांगने को करता है, लेकिन होम मिनिस्टर उसका फ़ोन काट देते हैं। अब इधर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर पुष्कर नाथ एक गाड़ी में बैठा रहता है अपने पोते शिवा और कृष्णन को लेकर के, साथ में शारदा भी रहती है और वो बाहर जाने रहते हैं। लेकिन यहाँ सभी मुसलमान अपने हाथों में बारूद लेकर के, अपने हाथों में जलता हुआ चीज़ लेकर के उसके गाड़ियों में लगातार मारते रहते हैं। जिसके बाद वो सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं घर पे, जहाँ पर वो जो चौकीदार रहता है वो सभी से कहता है कि हम एक दिन ज़रूर भारत का हिस्सा बनेंगे और हम कश्मीर को आज़ादी करवा करके ही मानेंगे, और कश्मीर हमारे साथ रहेगा, कश्मीर भारत का हिस्सा होगा, और फिर हम अपने पूर्वजों के साथ यहाँ आएंगे अपनी वास्तविक भूमि पर और फिर कश्मीर में रहेंगे। यही सभी को आश्वासन देता रहता है। तभी वहाँ दो आतंकवादी आ जाते हैं। वो आतंकवादियों का खास रहता था, लेकिन उसका मन केवल और केवल हिंदुओं के लिए ही था। वो कश्मीर के आतंकवादी उसे अपने साथ ले जाते हैं कि हालत बहुत ख़राब है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। जहाँ पर वो चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि जितने भी हिंदू महिलाएं हैं और उनकी बेटियां हैं उन्हें एक स्पेशल कमरे पे वो सभी अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर वो एक लड़की रहती है, वो डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तो खिड़की से कूदती है, तो वहाँ से उसकी जान निकल जाती है और वो मर जाती है।
अब इधर हम देखते हैं कि जितने भी हिंदू थे, जो कश्मीरी पंडित थे, उन सभी को कश्मीर छोड़ के जाना होता है। जहाँ पर वो ट्रक में बैठ कर के वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी एक लड़की रहती है जिसे टॉयलेट लग गया होता है। तो उसे टॉयलेट कराने के लिए एक कटोरी लेकर के साथ में पीछे पर्दा करके सभी औरतें उसे कराती हैं। तभी वो जब टॉयलेट करके बाहर होती है तो वो जब पेड़ों की तरफ देखती है तो काफ़ी तेज़ ज़ोर से चिल्लाती है, क्योंकि पेड़ों में लोगों की लाश लटकी हुई थी, उनकी लाश पेड़ के अंदर घुसी हुई थी, जिसे देख कर के सभी लोग काफ़ी भयानक मंजर को देख कर के काफ़ी दुखी हो जाते हैं। अब इधर सीन इंटरमिशन के बाद का आता है, जहाँ पर वही रिपोर्टर सभी चीज़ की रिपोर्टिंग करता है कि किस प्रकार से कश्मीरी पंडितों को रातों रात जगह खाली करनी पड़ी और कितना दर्दनाक ये हादसा था। जहाँ पर प्रेजेंट का सीन आता है और यहाँ पर जो लड़का रहता है कृष्णन, वो सभी से बातचीत करता रहता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो डीजीपी हरि नारायण रहते हैं, वो मीडिया को इन सभी चीज़ों का जिम्मेदार ठहराते हैं कि मीडिया चाहती तो वो सारी कवरेज कर सकती थी, क्योंकि भोपाल 1984 का गैस कांड था और ये तो घटना 5 साल बाद 1989 की है। तो आखिर मीडिया क्यों नहीं गई, जिस पर वो मीडिया से बहुत से आरोप लगाने लगता है। तो मीडिया वाला भी नाराज़ हो जाता है और फिर वहाँ पर बैठा डॉक्टर भी उसको आस्तीन का सांप बोल देता है, जिस पर वो नाराज़ होकर डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है और डॉक्टर को मारने पीटने लगता है। और वो कहता है कि तुम आस्तीन के सांप हो गए, मैं कर भी क्या सकता था। फिर वो उसे मीडिया की सच्चाई बताता है कि जो भी मीडिया कर्मी, जो इंटरनेशनल मीडिया आती थी, उन्हें पाकिस्तान के लोग अपने साथ अलगाववादी क्षेत्र पर ले जाते थे। वहाँ वो 500-500 रुपये दे करके एक झूठी कहानियाँ लोगों से बनवाया करते थे और उन कहानियों को बनाने के लिए वो छोटे बच्चे और औरतों का इस्तेमाल करते थे। साथ ही साथ ऐसी दर्दनाक पेंटिंग बनाते थे जिससे कि ये पता चल सके कि कश्मीर के मुसलमानों पर कितना जोर परेशानी वो झेल रहे हैं या कितना जोर उनके ऊपर हिंसा हो रही है। और फिर वो मातम भी बनाया करते थे। जब तक मीडिया कवरेज चली रहती थी, वो सभी मातम इस चीज़ का बनाते थे, उनके सारे आंदोलन उसी में होते थे। और जैसे ही मीडिया बंद हो जाती थी, वो सभी अपने कार्य पे वापस लौट आते थे और मातम भी बंद हो जाता था। तो कुछ इस तरह की सोच वो रखते थे और इस तरह की प्लानिंग वो तैयार करते थे। इसलिए मैं क्या कर सकता था। अब इधर हम देखते हैं कि पुराने समय में जहाँ पर कश्मीरी पंडित जब छोड़ करके चले गए थे कश्मीर को, तो वहाँ पर जो पुष्कर नाथ रहते हैं, वो डायबिटीज़ के मरीज रहते हैं, जिनके वजह से उनके आँख में ग्लूकोमा हो जाता है। और वो नेत्र चिकित्सक के पास जाते हैं, जहाँ पर नेत्र चिकित्सक कहता है कि आपको एक नई लेंस लगानी होगी और उसका कुछ खर्चा ज़्यादा है। 2 तरह के लेंस हैं, या तो सस्ता वाला लीजिए या तो महंगा वाला ले लीजिए। जिस पर पुष्कर सस्ता वाला चुनता है और कहता है कि अगर मैं महंगा वाला लेंस लूँगा तो मेरा बेटा पढ़ नहीं पाएगा और मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ। जिसके बाद पुष्कर अपने घर पे चला आता है, जहाँ पर पुष्कर केवल एक समय का भोजन करता है, क्योंकि उसे लगता है कि दूसरे समय का भी अगर मैं भोजन कर लूँगा तो मेरे बहू और मेरे नाती पोते सब बिना खाए ही रह जाएंगे। जिसके बाद पुष्कर को भूख लगी रहती है और वो एक बिस्कुट निकालता है, लेकिन वो बिस्कुट खाता नहीं, उस बिस्कुट को चाट के वापस रख देता है और वो काफ़ी रोने लगता है। इधर हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ पर कृष्णा उन सभी लोगों के साथ मौजूद रहता है, जहाँ पर डॉक्टर और साथ ही साथ मीडिया वाले सभी सोने के लिए जाते हैं। तो कृष्णा पूछता है कि मेरे दादाजी से कोई मिला था कि नहीं मिला था। जिस पर ब्रह्मदत्त कहता है कि मैंने तुम्हारे दादाजी से बातचीत की थी और मैं तुम्हारे दादाजी से मिला था। और फिर वो पुरानी सीन को ध्यान करता है, जहाँ पर ब्रह्मदत्त किसी तरह से होम मिनिस्टर को मना लेता है जाने के लिए कश्मीरी पंडितों के कैंप्स में। जहाँ पर कश्मीरी पंडितों के कैंप्स में जब वो होम मिनिस्टर को ले जाता है, तो वहाँ के लोग उससे काफ़ी अपनी नाराज़गी प्रकट करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास एजुकेशन नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, हम लोग हर दिशाओं में फैले थे, लेकिन इनके वजह से हम लोग केवल एक छोटे से गांव में रह रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे बहू सभी लोग भूखे मर रहे हैं, आप किसी तरह से हमारी मदद कीजिए। और वहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्कर कहता है कि धारा 370 को हटाओ। जिसके बाद पुष्कर से बातचीत करता है ब्रह्मदत्त, लेकिन पुष्कर को समझ नहीं आता ब्रह्मदत्त की कोई भी बात। अब इधर हम देखते हैं कि पुष्कर की बहू शारदा अपने बेटे शिवा को पढ़ाने के लिए बाहर ले जाती है, जहाँ पर वो साइंस पढ़ाने को कहती है मौलाना से। लेकिन मौलाना कह देता है कि साइंस तो यहाँ नहीं पढ़ाई जा सकती, यहाँ का अभी बहुत ही ख़राब सिस्टम चल रहा है और इतने ख़राब दौर में
और क्या हो भी सकता है, लेकिन तुम एक चीज़ कर सकती हो, तुम अगर मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे दोनों की रक्षा करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीवी में इंटरव्यू आ रहा होता है उसी आतंकवादी का, बिट्टा का, जहां पर बिट्टा से एंकर पूछता है कि आपने अभी तक कितने लोगों का खून बहा है, तो वो कहता है कि करीब 20-25 कश्मीरी हिंदुओं को मैंने मारा है, क्योंकि वो मेरी क्रांतिकारी का एक हिस्सा थे और वो मेरी बातों को नहीं सुन रहे थे। इधर स्कूल में हम देखते हैं जहाँ पर शिवा पढ़ाई कर रहा होता है तो मौलाना बच्चों को ये सिखाता है कि आज सरपंच गांव में आ रहा है और सभी बच्चों को ये कहना है कि मंदिर को यहाँ नहीं बनवाया जाए, कश्मीर में केवल मस्जिद बनवाया जाए। जिसे सुनकर के वो बच्चा काफ़ी दुखी होता है कि यहाँ केवल मस्जिदों की ही बात हो रही है, यहाँ हिंदुओं का कोई वजूद नहीं है। प्रेजेंट में सीन आता है कृष्णा का, जहाँ पर कृष्णा पुरानी बातों को सोच रहा होता है, जहाँ पर वो ये भी देखता है कि उसके दादाजी हैं जो कि अपनी आखिरी इच्छा प्रकट करते हैं कि मैंने करीब 6,000 चिट्ठियाँ भेजी हैं होम मिनिस्टर को कि धारा 370 को हटाया जाए। देखना एक दिन वो जरूर इस चिट्ठी को पढ़ेंगे और तब जब धारा 370 हटाई जाएगी तो मेरा नाम आएगा और फिर मेरी अस्थियां, एक काम तुम और करना कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी अस्थियां ले जा करके कश्मीर में विसर्जित करना, और साथ ही साथ जब तुम विसर्जित करना तो अपने साथ मेरे सभी पुराने दोस्तों को लिए रहना और वहाँ पर मेरे पुराने शंकर जी की भी मूर्ति को स्थापित कर देना। जहाँ पर अब हम इधर देखते हैं कि जो राधिका मेनन रहती है वो छात्रों के बीच में गाना गा रही होती है, तभी वहाँ पर पहुँच जाता है कृष्णन, जो कि राधिका मेनन से अपने बाबा के मरने का समाचार उसे देता है और कहता है कि मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। जहाँ पर राधिका मेनन उसे पूरी तरह से अपने बात पे फिर से फंसा लेती है कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है, मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं और कश्मीर में जहाँ पर तुम उनसे जब मिलोगे तो तुम्हें कश्मीर के असली हालातों के बारे में पता चलेगा। और कृष्णा उसकी बातों में फिर से आ जाता है। इधर हम देखते हैं कि जो डीजीपी हरि नारायण है उसके साथ ब्रह्मदत्त और भी जितने लोग हैं वो सभी पाकिस्तान का झंडा हटा करके शंकर जी की मूर्ति स्थापित करते हैं और फिर कृष्णा उनके सामने अपने दादाजी का अस्थियां जमीन में बिखेर देता है। अब इधर हम देखते हैं कि कृष्णा अपनी मैडम की बातों में आकर के कश्मीर में पहुंचने लगता है, जहां पर वो नाव में बैठा होता है और उसे वही अब्दुल मिलता है जो कि शिवा का पुराना साथी होता है। और अब्दुल बोलता है कि आपको हम रेपिस्ट लगते हैं, आतंकवादी लगते हैं, देखिए हमारी आंखों में हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं, मैंने तो अपने एक दोस्त शिवा की जान भी बचाई थी। जिसके बाद कृष्णा को ले जाया जाता है एक जगह पर और वो जगह रहती है बिट्टा की, जहाँ पर बिट्टा कृष्णा से बातचीत करता है और बिट्टा कृष्णा को ये बताता है कि कश्मीरी पंडितों को हमने मार के नहीं भगाया था या हमने उनकी जान नहीं ली थी, कश्मीरी पंडितों की जान भारत के सिपाही या भारत के फौजियों ने ली थी। उन्हीं ने वहाँ के औरतों के साथ गलत किया, साथ ही साथ उन्हें जान से भी मारा। जिस पर कृष्णा उसकी पूरी बातों में आ जाता है और कृष्णा पहुँच जाता है ब्रह्मदत्त के पास, जहाँ पर ब्रह्मदत्त कृष्णा से उसका हालचाल पूछता है और कहता है कि तुम कहाँ गए थे, कश्मीर में अपने कश्मीर के लोगों से मिलने या फिर जो वहाँ टेररिस्ट हैं उनका साथ देने। तो वो बोलता है कि वो टेररिस्ट नहीं है, वो क्रांतिकारी हैं, आप लोग मेरा मजाक बना रहे हैं और आप सभी झूठ बोल रहे हैं। कश्मीर के लोगों को आतंकवादियों ने नहीं बल्कि वहाँ के फौजियों ने मारा, उनकी बहन बेटियों के साथ उन फौजियों ने ही गलत किया। जिस पर उसकी बात को सुन करके ब्रह्मदत्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो कहता है कि तुम्हारे माइंड को पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया गया है, तुम एक ब्रेन वॉश्ड हो, तुम्हारे जैसे लोग देश के लिए अभिश्राप हैं और साथ ही साथ तुम्हारे जैसे लोग ही इस माटी को कलंकित कर रहे हैं। अगर तुम्हें सच्चाई सुनने का इतना ही शौक है तो चलो मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। और फिर वो 3 फाइलों को देता है जहाँ पर कश्मीर पॉलिटिक्स, कश्मीर किलिंग्स और कश्मीर जेनोसाइड नाम की किताब रहती है और उसमें सारा कश्मीर का किस्सा होता है, जिसमें उसकी माँ शारदा की फ़ोटो भी होती है, साथ ही साथ सभी औरतों और बच्चों के जितने भी लोग कश्मीर के पंडित मारे गए थे उन सभी का उसमें डेटाबेस रहता है, जिसे देख करके कृष्णा रोने लगता है और कृष्णा को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि जो भी बात मुझे मलिक ने बताई वो सभी की सभी झूठी थी। और साथ ही साथ इधर ब्रह्मदत्त कृष्णा को अपना पुराना किस्सा भी दिखाता है, जहाँ पर जब ब्रह्मदत्त को सस्पेंड कर दिया गया था तो वहाँ पर एक आतंकवादी ब्रह्मदत्त की जान लेने के लिए खड़ा था, तो वो डीजीपी हरि नारायण की गोली निकालता है ब्रह्मदत्त और फिर उस आतंकवादी को गोली मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग प्रोग्राम की तैयारी कर रहे होते हैं और यहाँ पर राधिका मेनन गाना भी गा रही होती है सभी छात्रों के प्रोटेस्ट के बीच में। तभी सभी सभी छात्रों को संबोधित करने के लिए बुलाया जाता है
कृष्णा को, जो कि कश्मीरी पंडितों को लेकर के काफ़ी बातचीत करने लगता है और कहता है कि हमारे देश में एक से एक बड़े लोग हुए हैं, शंकराचार्य जैसे लोग, जो कि यहाँ पर कश्मीर में ही अपनी सारी तपस्या किए हैं। कश्मीर भारत का हमेशा से अंग रहा है, जिस पर वहाँ पे कुछ छात्र उसका विरोध भी करते हैं, लेकिन फिर उसका सभी लोग सपोर्ट करने लगते हैं और वो अपनी बात सबके बीच में रखता है, तो कुछ लोग उसके सपोर्ट में भी आ जाते हैं। जिसके बाद वही पुराना किस्सा ध्यान दिया जाता है, जहाँ पर कश्मीरी पंडितों के कैंप्स के बीच पाकिस्तानी आतंकवादी फौजी वाला कपड़ा पहन करके पहुंच जाते हैं, और फिर वो फौज के कपड़े से कहते हैं कि जितने भी कश्मीरी हिंदू हैं वो सभी बाहर निकल आ जाएं, हम आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं। तो वो फौजी समझ करके अपने घर से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर जो उसका दादा रहता है वो उसे पहचान लेता है और कहता है कि मलिक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम फौजियों का कपड़ा क्यों पहन करके आए हो। जहाँ पर वो उसे मारता है और फिर उसके बाद उसे कहता है कि हम ऐसा तुम्हारे लोगों का हाल करेंगे जो कि भविष्य में किसी ने किया नहीं होगा। और फिर वहाँ पर शिवा भी पहुँच जाता है, जहाँ पर शिवा को बचाने उस कृष्णा की माँ शारदा पहुँचती है, तो कृष्णा की माँ शारदा को मलिक पकड़ लेता है और फिर वो उसके कपड़े फाड़ देता है और फिर वो उसे ले जाता है एक मशीन के नीचे, जहाँ लकड़ियों को काटा जाता था। उसी मशीन के नीचे वो कृष्णा की माँ शारदा को लेटाता है और वो फिर मशीन को चला देता है और मशीन शारदा के पूरे शरीर के टुकड़े कर देती है। और इसमें अंतिम का सीन आता है, जहाँ पर 24 लोगों को लाइन से खड़ा किया जाता है और सबके सर पर बिट्टा गोली मार देता है, जिसमें अंतिम में वही शिवा, जो कि कृष्णा का भाई था, वो जाता है। और इसी के साथ ये पूरी की पूरी मूवी ख़त्म होती है। तो आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो भी कुछ हुआ उसके बारे में आपका क्या विचार है, इसे कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।